हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पॉलिटी में जो हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक करके छोड़ दिए थे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार तक हम लोग करके छोड़ दिए थे यहाँ तक। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा क्या मूल अधिकार है। ठीक है, 2 मूल अधिकार हम लोग पढ़ लिए थे। तो देखिए, इसमें ये बताया गया शोषण के मूल अधिकार में कि अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक, किस अनुच्छेद में, तो 23-24 हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23-24 में हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है। तो यहाँ भी आपको ये बताया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार में कि अनुच्छेद 23 क्या हमारा, अनुच्छेद 23 बलात्श्रम, क्या बलात्श्रम और बलात्श्रम जबरदस्ती यानी बेगारी बिना वेतन पर रोक लगाया गया। क्या है, बिना वेतन पर क्या है, रोक लगाया गया। किंतु सुरक्षा के मुद्दे पर सुरक्षा के जो राष्ट्रीय सुरक्षा होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जो श्रम और बलात्श्रम है, यानी बलात्श्रम और बेगारी कराया जा सकता है। यानी कि देखिए, कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप लोगों को ज़बरदस्ती कोई काम कराता है, ठीक है, कोई काम कराता है और बिना वेतन का काम ज़बरदस्ती कोई करता है आपके साथ और बिना वेतन का करता है, काम करवाता है, तो उस स्थिति में आप नहीं कर सकते, उस पर आप केस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वही बात अगर आप क्या कर सकते हो, वही बात अगर आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में करना होगा काम, और ज़बरदस्ती आपके साथ किया जाए कि आपको ये काम करना ही है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा में आपको बोला कि आपको काम करना पड़ेगा लेकिन वेतन नहीं दिया जाएगा, तो इस हित में अगर आपको बोला जाए इस कारण से, तो उस स्थिति में क्या आप लोग उसको बलात्सरा में, बेगारी में काम कराया जा सकता है। ठीक है, ये आपको बोला गया, अनुच्छेद 23 में बताया गया। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में देखिए क्या बोला गया। अनुच्छेद 24 में ये बात बोला गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, क्या बोला गया, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं लगाया जा सकता, यानी काम में नहीं लगाया जा सकता है। जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको काम में क्या है, नहीं लगाया जा सकता है। ये क्या बताया गया, अनुच्छेद 14 में बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आप लोग ये 23-24 को जान लेते हैं, तो आप लोग कहीं भी जाइएगा, अगर आप लोगों से ज़बरदस्ती करवाता है या छोटे बच्चों 14 साल से कम उम्र के बच्चों को और कोई काम करवाता है, तो वहाँ पर अपना आवाज़ उठाइएगा कि इसका उम्र कम है, इसलिए इससे काम नहीं लिया जा सकता है, वरना आप पर केस दर्ज किया जा सकता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 नंबर में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है कि अनुच्छेद 25 कहाँ से है, 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 25 में क्या बोला जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया कि अंतःकरण की चर्चा, क्या बोला गया, अंतःकरण की चर्चा जो है अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। यानी अंतःकरण यानी कॉन्सियस अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक चर्चा है। क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक यह चर्चा है। ठीक है। व्यक्तिगत क्या है, धार्मिक चर्चा है। इसके इसके तहत सिखों को, क्या बोले, इसके तहत सिखों को कृपाण, क्या बोला है, कृपाण तलवार, यानी कृपाण तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिकी करने का स्वतंत्रता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ आपको कि अंतःकरण का मतलब ये होता है, अंतःकरण का मतलब कि इसका मतलब हुआ कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है, यानी कि अपना धर्म की चर्चा कर सकते हैं, दूसरे के धर्म की चर्चा नहीं कर, जो आपको धर्म में बताया गया हो वो आप कर सकते हैं, वो आप रख सकते हैं। ये आपको बताया व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत क्या बोला गया, सिखों को कृपाण, यानी कि सिख धर्म के जो लोग हैं वो कृपाण यानी कि तलवार रख सकते हैं, अपने सुरक्षा के लिए वह तलवार जो है रख सकते हैं, उनका ये धर्म है। ठीक है। और मुस्लिमों का दाढ़ी, तो मुस्लिम में अधिकतर केस में क्या देखते हैं कि आप लोग दाढ़ी रखते हैं, लोग देखें, आप लोग जरूर देखे होंगे। तो अधिकतर केस में क्या दाढ़ी रखते हैं, यानी मुस्लिमों को दाढ़ी रखने का भी स्वतंत्रता है। ठीक है। उसके बाद बोला गया कि हिंदुओं को टिकी करने की स्वतंत्रता, हिंदुओं को टिकी यानी कि हम लोग देखिए उसको अपने देहाती भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, चुरकी जिसको बोलते हैं। ठीक है। देहाती लोग क्या है, इसको चुरकी बोलते हैं, उसको टिकी बोला जाता है। ठीक है। तो ये आप रख सकते हैं, टिकी क्या है, आप लोग रख सकते हैं।
क्या बोला, हिंदुओं को ये टिकी रखने की स्वतंत्रता है। अब आता है कि अनुच्छेद 26, क्या हमारा आता है अनुच्छेद 26। देखिए अनुच्छेद 26 में क्या बोला गया कि इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की क्या है, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने, धार्मिक संस्था की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप करने में भाग लेने का अधिकार है। देखिए यही बोला गया है अनुच्छेद 26 में कि इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की, यानी कि इसमें जो धार्मिक काम होंगे वो सामूहिक किया जाएगा। क्या है, सामूहिक किया जाता है। कब, कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 26 में, ठीक है, अनुच्छेद 26 में बताया गया है। तो इस अनुच्छेद में के तहत बोला गया कि आप यज्ञ कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है, सड़क पर नमाज पढ़ने की, धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, धार्मिक संस्थान जो होगा उसकी स्थापना करना, और धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार है। ये सब क्या है, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का क्या है, अधिकार है। ये इतना आपको अधिकार दिया जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 26 में बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 27। देखिए अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 27 में ये बताया गया आपको, अनुच्छेद 27 में आपको ये बताया गया कि धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। क्या धार्मिक कार्य, देखिए धार्मिक कार्य के लिए दिए गए धन पर क्या है, टैक्स नहीं लगता है। जो धार्मिक कार्य के लिए दिए गए धन होता है उस पर टैक्स नहीं लगता। जैसे सरकार कोई मंदिर बनाने के लिए कोई दे दिया, पैसा देता है, ठीक है। जैसे मोदी जो है सबसे ज़्यादा मंदिर पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो वही उस पर जो है टैक्स नहीं लगता है। बाकी सारे कामों पर देखिए टैक्स लगता है, लेकिन धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई दिया गया धन जो होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये आपको कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 27 में बताया गया। अनुच्छेद 27 में आपको ये बताया गया है कि धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन के टैक्स नहीं लगता है। आपको ये 27 में बताया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 28 में क्या। अनुच्छेद 28 में ये बात बताया गया कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है, बहुत बड़ी बात बोल रहा है ये कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में जो सरकार के द्वारा जो संस्था है, उसके सरकार से जो संस्था चल रही है, ठीक है, सरकारी धन से उसको संस्था जो चल रही है उस धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल आप लोग जाते हैं, हर गाँव में रहता है, हर, ठीक है, हर गाँव में लगभग रहता है। तो जैसे पंचायत में तो रहता ही है 2-3 4-5 स्कूल, जैसे जिसका बस्ती होता है जैसा ही उसके अनुसार स्कूल का व्यवस्था किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो अगर सरकारी स्कूल जो है, सरकारी कॉलेज स्कूल जितने भी संस्था हैं, सरकारी धन से चल रहे जितने भी संस्था कॉलेज कुछ भी हैं, तो शिक्षा की बात कर रहा है, यानी कि कॉलेज की बात कर रहा है, स्कूल की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये सब बात कर रहा है। तो इससे चल रहा है तो धार्मिक शिक्षा यहाँ पर नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसमें हर अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। कोई सिख से आएगा, कोई हिंदू से आएगा, कोई मुस्लिम से आएगा, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। तो उसमें किस किस का आप लोग धर्म का शिक्षा दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर स्कूल को यही बताया गया, स्कूल में एक समान सबको, जैसे ड्रेस आप लोग मिलता है, ड्रेस देखें तो ड्रेस रहता है सबके लिए समान रहता है, और बुक भी आता है तो बुक भी सबके लिए समान रहता है। तो यही बात बोला गया है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो स्पेशल उस धर्म का शिक्षा नहीं दी जाएगी जिस धर्म से वो बच्चा बिलोंग करता है, ठीक है। यही बात आपको यहाँ पर बताया गया है। बात क्या है, यही बात इसमें बोला गया है, ठीक। अब देखिए इसमें एक और भाषा बोला गया है कि संस्कृत क्या एक भाषा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, संस्कृत हमारा क्या एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। अब कहिएगा कि संस्कृत भाई हिंदुओं को दिया जाता है, हमें मुस्लिम हिंदू लोगों को संस्कृत भाई पढ़ते हैं, ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहिए कि हिंदू धर्म क्या है, तो हिंदू संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहिए स्कूल में, लेकिन नहीं, ये संस्कृत एक भाषा है, ये धर्म नहीं है। अब वही मुस्लिम कहेंगे कि हमको भी उर्दू सिखाइए, जब हिंदुओं को संस्कृत सिखा रहे हैं तो हमें उर्दू सिखाइए, ठीक है, और वो आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन ये बात गलत है वहाँ पर, क्योंकि ये संस्कृत एक धर्म नहीं है, वह एक भाषा है। संस्कृत एक भाषा के रूप में काम करता है, न कि वो हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा के रूप में। धार्मिक शिक्षा इसी प्रकार उर्दू और अरबी एक भाषा है। अब देखिए उर्दू भी एक क्या है, और उर्दू जैसे कोई पढ़ता है, मुस्लिम लोग उर्दू पढ़ते हैं, तो उर्दू वो धार्मिक कार्य नहीं, धार्मिक नहीं हुआ, धार्मिक नहीं हुआ, वो एक क्या भाषा है। ये सिर्फ उर्दू एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, अरबी एक भाषा है, ठीक है, न कि इस्लाम धर्म की ये शिक्षा है।
ये उर्दू और भी एक भाषा है ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा है। हिंदू के बच्चे भी कह सकते हैं, हिंदू लोग जो टीचर भी वो भी कह सकते हैं हम उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, हम अरबी नहीं पढ़ाएंगे। अरे भाई क्यों नहीं पढ़ाएगा, वो स्कूल है, वही भाषा है, ये आपको ये वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट में है, तुम्हारा भाषा है तो उसको बताना पड़ेगा, ज़रूर है। यानी कि ऐसा वो टीचर नहीं कह सकता है कभी भी, ठीक है। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। अब देखिए एक सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या अधिकार में 5 पर, यानी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या आता है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संस्कृति एवं क्या शिक्षा संबंधी अधिकार बोला गया, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार बोला गया, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, देखिए इसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में क्या बताया गया आपको कि अनुच्छेद 29, क्या बोलते हैं अनुच्छेद 29 कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। कहाँ से संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कहाँ से कौन सा है, 29-30 ये क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि जो कि अल्पसंख्यक के बारे में ये बताया गया है। 29-30 से अल्पसंख्यक के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। तो ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार बताया गया। तो देखिए इसमें ये बात बोला गया आपको कि अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है। इसमें क्या अल्पसंख्यकों की रक्षा का है, और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। यानी कि ये बोला गया इसमें कि अल्पसंख्यकों की ये रक्षा है कि कहा गया है इसमें किसी भी अल्पसंख्यक को, कोई भी अगर अल्पसंख्यक से आता है तो इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर, इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। मान लीजिए किसी को भाषा में संस्कृत आता है और वह हिंदी सीखना चाहता है, अंग्रेजी सीखना चाहता है, और वो अल्पसंख्यक से आते हैं, तो ये ना कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर नहीं प्रवेश ले सकते हैं। आप ये उसको प्रवेश देना जरूरी है आपको, ठीक है, वो प्रवेश ले सकते हैं। ये भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं आप लोग। ये बात इसमें कि कहाँ बताया गया है, आर्टिकल नंबर 29 में बताया गया, आर्टिकल 29 में बताया गया है ये बात, ठीक है। आते हैं अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 29 में बताया गया। अब आ जाता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में देखिए क्या बताया गया, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण बोला, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण बोला गया। यानी कि अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है, यानी कि अल्पसंख्यक जो है शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है, तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। देखिए अब यहाँ पर एक और बात क्या बोल दिया गया, अगर वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, वहाँ पर अगर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, संकोच होगा, यानी शिक्षा के संरक्षण में उसमें कोई दिक्कत होगा। अनुच्छेद 30 में ये बताया गया है कि बोला गया कि अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों की शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है, अल्पसंख्यकों और जो अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक में क्या है, बहुसंख्यक यानी बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के, यानी अलग अलग लोग रहते हैं समझ में अल्पसंख्यक में, ठीक है, वो अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं वहाँ पर। तो आप लोग क्या, अगर बहुसंख्यकों में अगर बीच में शिक्षा लेने से संकोच करें, आप लोग डर रहे हैं, जैसे कोई बच्चा क्या करता है कि क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, 100 बच्चों की क्लास है, उसमें अगर उसको क्वेश्चन पूछना होगा तो वो बहुत डरता है, ठीक है। वही बच्चा सिंगल अगर अकेला में किसी टीचर से क्वेश्चन पूछता है, वो बेधड़क पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है, बेधड़क एकदम पूछ लेता है, वो बिना टेंशन का पूछ लेता है, और अच्छा से बात कर लेता है, अच्छा से पूछ लेता है, सब कुछ बोल लेता है। लेकिन वही अगर वो 100-150 बच्चे के बीच में उसको बोलने के लिए बोला जाए तो उसको थकमाक आने लगता है, उसको दिक्कत होता है, ठीक है। वो क्या बहुसंख्या हो गया ना, तो बहुसंख्या के बीच में वो संकोच करने लगता है, कैसे बोले, क्या गलती बोला जाएगा, कैसे टीचर बोलेंगे, बच्चे लोग हंसेंगे, ये बहुत सारे मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक। तो इसी के कारण वो क्या है, और उन बहुसंख्यकों में अल्पसंख्यकों को शिक्षा लेने में अगर कोई संकोच हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं कि अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। अब वो क्या है, अपने पसंद की क्या संस्था खोल सकते हैं, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी सरकार उसे भी धन देगी। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है सिर्फ अपने सरकारी कॉलेज को, अपना संस्था को ही सरकार धन देगी, नहीं,
वो जिसने जो भारत में रह रहा है, जो उस देश में रह रहा है, उसको मान्यता सरकार के द्वारा मिल गया तो यानी सरकार उसे भी हेल्प करेगी। ये 100% गारंटी है, उसको हेल्प करना पड़ेगा सरकार को, सरकार ज़रूर हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए, अब आते हैं हम लोग क्या है, अनुच्छेद, ये तो हो गया अनुच्छेद 30, 29, 30 हो गया। अनुच्छेद क्या 29, 30 ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं क्या, अनुच्छेद 31। देखिए अनुच्छेद 31 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 31 में आपको क्या बोला गया, अनुच्छेद क्या हमारा 31। तो अनुच्छेद देखिए 31 में ये आपको बात बोला गया अनुच्छेद 31 में कि देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट हर एक बच्चों को मिल सके। क्योंकि हर एक बच्चा जो देखिए वो एक क्लास तो कर लेता है कहीं कहीं से, चाहे एक बार दो बार पढ़ लेता है, उसके बाद दोबारा उसको पढ़ने का वो किताब मन नहीं करता है, और वीडियो देखने का मन नहीं करता है, जिसके कारण वो बच्चा पीछे रह जाता है, उसको याद नहीं हो पाता है। तो वही बात को लेकर, उसी बात को लेकर रिवाइज हम लोग करवा रहे हैं आज पॉलिटी का। धीरे धीरे सारे चैप्टर, सारे विषय का आप लोग हम लेकर आएंगे आपको धीरे धीरे, और करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको इस चैनल पर चलेगा रोज़ अब। ठीक है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का आप लोग क्लास रोज़ मिलेगा। ठीक है, आज किसी सब्जेक्ट में मिलेगा, कल किसी सब्जेक्ट में मिलेगा। यानी कि आप लोग सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, चाहे 1-2 बार देख लीजिए। हम इतनी बार बोल देंगे, इतनी बार बोलेंगे, इतनी बार बोलेंगे, इतनी बार कि आप लोग देखते देखते, सुनते सुनते सिर्फ याद हो जाएगा। एक गारंटी है मेरा, एकदम 100% गारंटी। आप लोग बात को सिर्फ एक गहन दिमाग में गहन कर लीजिए कि इसको वीडियो को हमको देखना है तो देखना है, समझना है तो समझना है, एकदम 100% आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। तो देखिए अनुच्छेद 31 में आपको क्या बताया गया, अनुच्छेद 31 में बोला गया कि अनुच्छेद 31 में कि पैतृक, क्या बोलते हैं, पैतृक, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की है। अनुच्छेद 31 में क्या पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। जो पैतृक संपत्ति है, पिता की दादा परदादा की जो संपत्ति है, उसको पैतृक संपत्ति, जो पिता की संपत्ति को बोला जाता है, तो उसको पैतृक संपत्ति की चर्चा किसमें की गई, अनुच्छेद 31 में किया गया है। जो मूल अधिकार था, क्या बोले हैं, जो मूल अधिकार क्या था, यानी कि पहले था, किंतु 44वें संविधान संशोधन, क्या बोला है, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसे क्या बना दिया गया, इसको कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया, जो अनुच्छेद 300 क में रखा गया इसको। अब इसको कहाँ रखा गया, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। अनुच्छेद क्या है, 300 क में रख दिया गया है, और जोड़ दिया गया इसमें क्या है, अनुच्छेद 300 क में। ठीक है, जैसे एक देखिए इसमें नोट पॉइंट है, इसमें आया कि अनुच्छेद 19 के 6 में बोला गया में अर्जित संपत्ति की चर्चा है। क्या बोला है, कल की क्लास जो अगर आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। आपको कल बताया गया था, कल का थोड़ा सा वीडियो लो क्वालिटी का बन गया था, जो कुछ टेक्निकल इशू कारण, जिसके कारण आप अच्छा से वीडियो नहीं बन, लेकिन अच्छा है, कहीं कहीं वीडियो अच्छा गड़बड़ा गया है। तो अब ये वीडियो वैसा नहीं बनेगा, अब अच्छा से वीडियो बनता है और बनेगा भी। तो देखिए उसमें कल बताया गया था कि अनुच्छेद 19 के 6 में कि अर्जित संपत्ति की चर्चा है। इसमें क्या अर्जित संपत्ति की चर्चा है, इसमें जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा, यानी अर्जित का मतलब हम लोग क्या अपने खुद से अपना कमाए हुए संपत्ति है, अर्जित किया हुआ है। तो यानी कि ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के 6 में ये बताया गया है, अनुच्छेद 19 के 6 में कि अर्जित संपत्ति की चर्चा की है। लेकिन वही अनुच्छेद 31 में बोला गया कि इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा है। याद रखिएगा, तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, अर्जित संपत्ति दोनों है। 19 के 6 में क्या बोला गया, अर्जित संपत्ति की चर्चा किया, और जबकि 31 में बोला गया पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई। ठीक है, और देखिए 2 नंबर में क्या बोला गया कि मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकते, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार छीन सकती है। अब देखिए इसमें बोला गया कि जो कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार जो है उसको छीन लेती है।
सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। इसके लिए सरकार ने क्या भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि भूमि अधिग्रहण विधेयक ले आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया। अब आता है 6 नंबर में क्या बोला गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये देखिए बहुत बड़ा अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 में बताया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार में क्या कि देखिए इसमें बोला गया आपको कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला क्या मूल अधिकार कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्योंकि इसके द्वारा बोला गया इसमें कि व्यक्ति जो है, इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन, अगर उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यानी उसके मौलिक अधिकार उससे छीना जा रहा है, तो वैसा जो अधिकार वो चाह रहा है वो नहीं मिल पा रहा है, उसको जो चाहिए उसका हनन हो रहा है, तो इस मामले में वो सीधे कहाँ जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। कहाँ पर जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट याचिका जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, 5 प्रकार की रीट याचिका या समादेश जारी करती है, 5 प्रकार की जमा करती है। कौन कौन से, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, इसके देखिए। ठीक है, पहले बंदी से बंदी प्रत्याक्षीकरण, क्या बोले, बंदी प्रत्याक्षीकरण। दूसरा पति से प्रतिषेध, क्या बोले, प्रतिषेध। परमेश्वर से परमादेश, उसका से उत्प्रेषण। ठीक है, अधिकार से अधिकार परीक्षा। यानी कि ये 5 प्रकार की रीट याचिका जारी कर सकता है। रीट याचिका क्या जारी कर सकता है कौन, अगर उसके किसी का मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार को हनन किया जाता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट को सीधे जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट याचिका या समादेश क्या जारी करता है। पहला बंदी यानी कि बंदी प्रत्याक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रति परमेश्वर उसका अधिकार। ठीक है, बंदी पति होता है, परमेश्वर उसका अधिकार होता है। परमेश्वर जो बंदी पति होता है, उस परमेश्वर जो उसका अधिकार होता है। ठीक है, यही बोला गया। बंदी से बोला बंदी प्रत्याक्षीकरण, पति से बोला प्रतिषेध, परमेश्वर से परमादेश और उसका से उत्प्रेषण, अधिकार से अधिकार परीक्षा बोला गया। ठीक है, अधिकार परीक्षा बोला गया। अब आते हैं आगे, देखिए इसमें आगे देखिए आगे क्या बोला गया। आगे आपको बोला गया बंदी प्रत्याक्षीकरण, क्या बोले, बंदी प्रत्याक्षीकरण बोले। ठीक है, बंदी प्रत्याक्षीकरण बोला गया। तो बंदी प्रत्याक्षीकरण में क्या बोला गया कि हेबियस कॉर्पस, इसको क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस। हिंदी इसका कोई नहीं जानता है, और इंग्लिश ज़्यादातर ध्यान में आ जाता है। हेबियस कॉर्पस जिसको बोलाता है, क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्याक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस बोलाता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ा रीट है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाले, क्या बोले, यह बंदी बनाने वाली अधिकार को आदेश देता है। यह बंदी बनाने वाले के अधिकार को आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के भीतर शरीर यानी पूरे उसके शरीर को बिना कुछ छेड़छाड़ किए, उस पर बिना मारे पीटे वह न्यायालय में प्रस्तुत करे। क्या बोलता है कि यह व्यक्तिगत बंदी प्रत्याक्षी हेबियस कॉर्पस में यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाला अधिकार को आदेश करते हैं, बंदी बनाने अधिकार को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे। ठीक है, यहाँ पर यानी कि वो 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय में क्या है, प्रस्तुत करना जरूरी है। ये बात आपको ये बताया गया है किसमें, बंदी प्रत्याक्षीकरण में। अब आता है दूसरा क्या, परमादेश यानी मैंडेमस क्या, मैंडेमस बोला गया जिसको परमादेश बोला जाता है। मैंडेमस यानी कि परमादेश। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश यानी कि देखिए, परमादेश यानी कि आदेश परमादेश यानी क्लास में आदेश आ रहा है, मैंडेमस आदेश यानी कि इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी
अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। उस पर क्या यह जारी किया जा सकता है, ठीक है, यह क्या जारी कर सकते हैं उस पर, और वो अच्छा से काम नहीं करता है तो एकदम 100% उस पर क्या है ये जारी कर सकते हैं। कहाँ, वो भी कहाँ जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। परमादेश मैंडेमस में ये बात बताया गया कि अगर कोई आदेश देता है, हम आदेश देते हैं, बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जा सकता, कौन, परमादेश ये कि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, कब से बैठा कर रखें, बैंक में जाइए तो देखेंगे कि बैंक में अपना बतियाते रहेगा जो अधिकारी है, अपना बैठे रहिएगा या अब काम करो, अब काम होगा, अब काम है। कोई भी जाइए, ब्लॉक के स्तर पर जाइए, मनुमंडल, कहीं भी जाइए आप लोग स्तर पर, और वो सरकारी अधिकारी सिर्फ होना चाहिए। सरकारी अधिकारी है, अच्छे से वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा कर रखा है और दिन पर दिन टाइम टालते जा रहा है, तो आप लोग क्या कि उसको बोलिएगा कि आप मेरा काम कीजिए, नहीं तो हम आपको मैंडेमस लगा सकते हैं, मैंडेमस रिट जारी कर सकते हैं आपके ऊपर, यानी कि परमादेश आपको पर लगा सकते हैं। तो जैसे ये आदेश बात सुनेगा आपको मैंडेमस के बारे में, परमादेश के बारे में, हो धड़ाधड़ आपका काम एकदम हो जाएगा, तुरंत का तुरंत आपका काम होगा, क्योंकि उसको डर है कि परमादेश अगर नहीं जारी हो गया उस सरकारी अधिकारी पर, वो व्यक्ति अगर लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसको नौकरी से निष्कासित कर देगा। सो वहाँ इसके साथ साथ उसको जेल भी हो सकता है, सज़ा मिल सकती है। इसीलिए इसको बोला गया है कि अपना अधिकार को समझिए, जानिए आपका अधिकार क्या है अपने। भले ही आप लोग तैयारी किसी जॉब का करें या ना करें, लेकिन जो अधिकार है वो उसको तो जानिए कम से कम, ठीक है। परमादेश में ये आपको बताया गया है कि सरकारी अधिकारी अगर काम ना करता है तो आप उसको पर मैंडेमस लगा दीजिए, वह 2 मिनट में, सेकेंडों में आपका काम करके देगा हाथों हाथ, और आपको बाबू भैया तुरंत आपको कहने लगेगा कि सर अपना मैं आपका जो सबसे पहले काम करूँगा, सबसे पहले आपका काम करूँगा, किसी और के बाद में करूँगा, ठीक है। तो आप लोग ये अपना अधिकार जानिए और वहाँ पर जाइए और सरकारी अधिकारी से इस तरह से बोलिए। अगर वो देखिए, और उस स्थिति में कि जाते जाते मान लीजिए 2-4 बार बोले, आप 2 बार 3 बार गए तो डायरेक्ट परमादेश मत लगा दीजिएगा, नहीं काम करेगा तो। जब देख लीजिए कि 10 दिन 15 दिन से जा रहे हैं हम, काम नहीं कर रहा है, 2-3 घंटे से गए बैंक में, 2-3 घंटे से बैठा कर रखा है, वो फिजूल के बातें कर रहा है कहीं, बेकार का बैठा हुआ है अधिकारी, तो आप उस पर परमादेश लगा दीजिएगा। कोई नहीं रोक, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता है, परमादेश लगाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये गारंटी है आपका सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। चलिए आगे अब आते हैं क्या, अधिकार परीक्षा। देखिए अधिकार परीक्षा में क्या बोला गया कि अधिकार परीक्षा में बोला है क्यू वारंटो, इसको बोला था क्यू वारंटो बोला था। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है क्यू वारंटो, ठीक है, क्यू वारंटो। तो इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, ऐसे काम को कर रहा है जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, उसका अधिकार नहीं है, तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। अधिकार परीक्षा आता है जिसे संवैधानिक उपचारों में संवैधानिक परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। संवैधानिक परीक्षा में उसको पोस्टमार्टम उपचारों में क्या है, इसको बुलाया था अधिकार परीक्षा। यानी जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा करता है। अधिकार परीक्षा क्या करता है, ठीक है, जिसे संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को, संवैधानिक उपचार अधिकार परीक्षा को क्या बोला जाता है, पोस्टमार्टम कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं, ठीक है, इसको पोस्टमार्टम बोला जाता है। ये आप बात याद रखिएगा, अपने जहन में रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बात है तो आप समझ गए, पोस्टमार्टम जिसको कहा जाता है, अधिकार परीक्षा में बोला गया कि ऐसे व्यक्ति को अधिकार परीक्षा कहते हैं, ठीक है, जिसको पोस्टमार्टम कहा जाता है संवैधानिक उपचारों में। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया इसमें। अब आता है प्रतिषेध। क्या आता है, प्रतिषेध। तो देखिए प्रतिषेध में आपको क्या बताया गया, प्रतिषेध में आपको ये बताया गया यानी प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का मतलब होता है क्या, प्रोहिबिशन, यानी कि यह ऊपरी न्यायालय क्या बोलते हैं कि यह ऊपरी न्यायालय अपने से, यह ऊपरी न्यायालय क्या बोला गया, अपने से, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है, इसका अर्थ हुआ कि यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है
ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने से अधिकार को उल्लंघन करके वह फैसला सुना चुकी रहती है। मान लीजिए कोई आप लोगों को केस दायर कर दिया, आपको केस लगा दिया, वो केस कर दिया, तो सबसे पहले आप लोग सबसे निचली न्यायालय पर जाएंगे, ठीक है। और आप लोग वहाँ पर जाएँ, दो पार्टी तो होगा ही भाई, एक गलती किया रहेगा, एक बिना गलती का रहेगा, ठीक है, या गलती किया, थोड़ा बहुत गलती किया रहेगा, सपोज मान लीजिए। तो जो गलती नहीं किया है, तो गलती करने वाला उस वकील से ज़बरदस्ती केस उस पर लगवा देता है, कहता है कि नहीं ये ही दोषी है। अब वो गलत साबित करवा देता है उस दोषी को, जो निर्दोष है उसको दोषी ठहरा देता है। तो उस स्थिति में क्या कर, जो दोषी ठहर गया, जो उस न्यायालय जो उसको दोषी ठहरा दिया, यानी कि उसको फैसला सुना दिया कि तुम दोषी हो, फिर भी वह निर्दोष है, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, जो निर्दोष व्यक्ति है वह क्या अपने उस न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक जाएगा। वो निचले न्यायालय पर गया था, वह फैसला अपना उल्लंघन करके, गलत अधिकारों का उल्लंघन करके वह सुना दिया फैसला, और अब वह क्या करे, अपने से उच्च न्यायालय पर जाएगा, उस न्यायालय से उच्च न्यायालय पर जाएगा, ठीक है। तो उच्च न्यायालय पर जाएगा और वहाँ पर ये बात रखेगा, तो उच्च न्यायालय जो है अब निचली न्यायालय को पकड़ेगा कि ऐसा ये पर्सन बोल रहा है, बात क्या है आखिर बताओ। अगर वो बात सही निकल गया कि ये अधिकारों का उल्लंघन करके और ये ऐसा कैसा काम किया है, जांच कमेटी बैठाने के बाद मालूम चलेगा, तो उस स्थिति में ये उस पर प्रतिषेध लगा देगा। किस पर? उसमें जो दोषी जो गलत काम किया है और जो न्यायालय फैसला सुनाया है, उस पर भी ये प्रोहिबिशन लगा सकता है, प्रोहिबिशन प्रतिषेध लगा सकता है उच्चली न्यायालय, ठीक है। अब आते हैं उत्प्रेषण, यानी कि सर्ट्योरी यानी उत्प्रेषण बोला गया। इसमें देखिए क्या बोला गया उत्प्रेषण में ये आपको बात बोला गया, उत्प्रेषण में ये बात बोला गया आपको, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चाहिए। देखिए दोनों सेम बात है, दोनों का बात है सेम है। अब देखिए एक आपका एक अनुच्छेद नोट पॉइंट आया, देखिए इसमें एक आपको नोट पॉइंट आया है। नोट पॉइंट में क्या बोला गया कि अम्बेडकर ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने कहा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। देखिए सबसे बड़ी बात यह इसमें बता दिया गया, क्योंकि संविधान जो लिखे हैं, संविधान का जन्मदाता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है, वो लिखे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको बोला जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे बोलते हैं, इसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा क्या कहा था, ठीक है। इस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं। कौन से भाग को? इसी भाग को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, यानी मूल अधिकार को, मूल अधिकार में क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे प्रस्तावना, जिसे क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं, आत्मा कहा जाता है। जिसे किस भाग को अब उसने बोला गया था, किस भाग को संविधान की आत्मा कहता है, प्रस्तावना को। किस भाग को संविधान देखिए ये बोला, क्या बोला गया, संविधान पहले अनुच्छेद 32 में वो बोले संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा का था इसको क्या, अनुच्छेद 32 को, लेकिन फिर बोला गया कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहता है। अब ये भाग देखिए कौन सा है, भाग कौन सा है, तो किस भाग को कहा था, प्रस्तावना जो भाग है, आगे चलकर आपको पढ़ाया जाएगा प्रस्तावना, तो प्रस्तावना जो भाग है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अब एक और बात बोला गया कि ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। ये बोला गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट जारी किया, सेम उसी प्रकार अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। ये आप बात बताया गया है, ठीक है, ये बात बताया गया। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ नेक्स्ट नंबर टॉपिक, नेक्स्ट अनुच्छेद बात है, अनुच्छेद नंबर 32 बात है, देखिए 33 बात है। अनुच्छेद 33 में देखिए क्या बोला गया,
अनुच्छेद देखिए 33 में बोला गया आपको, अनुच्छेद 33 में कि अनुच्छेद 33 में आपको ये बात बताया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। क्या मूल अधिकार को सीमित, मान लीजिए जो सबको अधिकार मिल रहा है, बाकी हम लोग का क्या देश में क्या है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ये बात बताया गया है। समानता के अधिकार में बोला गया कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कब उल्लंघन हो जाता है, कब सीमित हो जाता है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद की बात कर दिया जाए, सेना की बात कर दिया जाए, मीडिया की बात किया जाए तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। गुप्तचर के मूल अधिकार को क्या है, सीमित कर सकते हैं। इन सभी के अधिकार को क्या है, मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। जैसे संसद में कुछ भी आदमी बोल सकता है, उसके मूल अधिकार को वो अपना प्रस्ताव रख सकता है। सेना का भी अपना अधिकार होता है। मीडिया वो अलग ही कुछ हमेशा वो कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी का मतलब गलत बात नहीं पूछेगा, जो उससे रिलेटेड होगा वही पूछेगा, ठीक है, उसको जो लगेगा, ठीक है। मूल गुप्तचर जो होता है उसको भी अलग ही अधिकार, मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है उसमें, ठीक है, उसका अधिकार जो सीमित है। अब आता है अनुच्छेद, अब कौन सा हमारा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 34, ठीक है, अनुच्छेद 34 आता है, ठीक है, अनुच्छेद 34। तो अनुच्छेद 34 में क्या आता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून, मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना का कानून को क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ बोला जाता है, जिसको सेना के कानून को यहाँ पर मार्शल लागू किया जा सकता है किसी भी क्षेत्र में। किसी भी क्षेत्र में बोला गया, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून यानी सैन्य कानून जिसको बोला जाता है, वो मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना का जो न्यायालय होता है, कोर्ट में हम लोग का न्यायालय को क्या उच्चतम न्यायालय से हाई कोर्ट ये सब बोलते हैं, लेकिन सेना के न्यायालय को क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये सब न्यायालय बोलते हैं। लेकिन जो सेना का न्यायालय होता है स्पेशल, उसको कोर्ट मार्शल बोला जाता है। तो अगर कोई उसको पकड़ के ले गया न्यायालय में, तो उसको न्यायालय मत बोलिए, उसको बोलिए कोर्ट मार्शल हो गया सेना को, उसको क्या बोला जाता है। और कोई गलती करता है तो उसको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, ठीक है, मार्शल लॉ के द्वारा वो कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। जो सबसे कठोर मार्शल लॉ कौन सा है, AFSPA है। सबसे कठोर मार्शल लॉ कौन सा है, AFSPA है। AFSPA यानी कि एक्सटर्नल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, एक्सटर्नल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बोला जाता है जिसको, ठीक है। अनुच्छेद 35 देखिए, अनुच्छेद 35 में क्या बोला गया कि अनुच्छेद 35 में आपको ये बात बताया गया कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा। भाग 3 में जो भाग 3 दिया है, वह मूल अधिकार को लागू होने की चर्चा के बारे में। अब भाग 3 देखिए आगे पढ़ा जाएगा, आपको बताया जाएगा। ये हमारा क्या है, भाग 3 ही तो है, ये फंडामेंटल राइट्स कौन सा है हमारा, भाग 3 ही तो पढ़ रहे हैं। तो ये भाग 3 जो बताया गया है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा, यानी कि मूल अधिकार कहाँ कहाँ लागू होगा, इसके बारे में ये अनुच्छेद 35 के तहत ये बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं आगे कि मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में अब 6 हैं। क्या है, वर्तमान में अब 6 हैं, जिसे 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में अब कितने हैं, वो 6 हैं, ठीक है, और वर्तमान में वो 6 हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, क्या बोले हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया अभी तुरंत कि मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था पहले, लेकिन अब है कितना, वो अब 6 मूल अधिकार हैं। अब मूल अधिकार अभी हमारा कितना है, 6 हैं, ठीक है, 6 मूल अधिकार हैं। तो देखिए क्या बताया गया, समानता का अधिकार, श्रेणी समानता का अधिकार, समानता का अधिकार क्या है, राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18 ब्रीफ जानकारी आपको दिया जा रहा है, जिसको अनुच्छेद 35 में ये बात बोला गया ना कि इसको लागू होने के, तो वही अब यहाँ पर ब्रीफ जानकारी दिया गया कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, याद रखिए अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, 19 से 22 में आता है, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, 23-24 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 बोला गया। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30। अब यही देखिए 7 मूल अधिकार थे, 6 नंबर में क्या आता है, संपत्ति का अधिकार। यही देखिए संपत्ति के जो अधिकार हैं इसको यहाँ से हटा दिया गया है। जो 31 में आता है संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया है यहाँ से। और 7 नंबर में आता है हमारे का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हमारा क्या है अधिकार, इतना अधिकार हमको मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आता है नोट पॉइंट, कुछ इसमें कुछ नोट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है आपका। तब तक आप ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 34 में क्या बोला गया कि अनुच्छेद 34 नोट पॉइंट में कि अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 में बोला गया कि 20, 21, 21 से क्या बोले 20, 21, 21 से 23, 24, 25 से 28 ये भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए अनुच्छेद हैं। क्या बोले 14, अनुच्छेद 14, 20, 21 और 21 से 20, 21 और 21 से 23, 24 और 25 से 28 यानी कि देखिए 14 के बीच में हो गया, 20, 21 और 21 से 20, 21 और 21 से 23, 24 क्या बोले 23, 24 और 25, 26, 27, 28 ये भारतीय और विदेशियों दोनों के लिए अधिकार दिया है। लेकिन अनुच्छेद 15, 16 अनुच्छेद क्या बोला गया, अनुच्छेद 15, 16 19, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को मिलता है। ये अनुच्छेद जो 14, 20 से 21, 14, 20 से 21, 21 से 23, 24 से 25 से 28 ये बात दोनों के लिए है, भारतीय और विदेशी दोनों के लिए, नागरिक के लिए। लेकिन ये अनुच्छेद बाकी अनुच्छेद 15, 16 और 19 और 29, 30 है। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को मिलता है। ये केवल किसको मिलता है, भारतीयों को मिलता है। ठीक है, तो हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। ये हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना ये आपको मत सोचिए कि हमारा मूल अधिकार है। ऐसा कीजिएगा तो आपको कानूनन अपराध किया जा सकता है। हड़ताल करना होगा, चक्का जाम करना होगा तो ये मूल अधिकार मत समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। सही बात है, मान लीजिए किसी को कोई एम्बुलेंस से जा रहा है, चाहे वो कहीं ज़रूरी काम से जा रहा है, तो भाई उसको जब सड़क रोक दीजिएगा, हड़ताल कर दीजिएगा तो वो व्यक्ति जाएगा कैसे। अब आपके उसका कोई अलग काम, आप किसी और काम के लिए हड़ताल किए हैं, चक्का जाम किए हैं, वो कोई और सेक्टर से है तो उसको तो भाई रास्ता नहीं रोकना चाहिए। आपके जो सेक्टर से हैं, आप जो जिस काम से हैं वो काम के लिए रोकेंगे ना कि उस पर्सन को, बाकी अदर पर्सन को नहीं रोक सकते हैं। तो यही बोला गया है कि उसे व्यक्तियों को मूल अधिकार का हनन हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, अस्थायी आवास और अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। अस्थायी आवास, अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है, ये भी बात सही है। अब बोला गया वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। क्या बोला गया कि वोट डालने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। अभी मत से जगह हमारा का मूल अधिकार, कहीं भी आप भूल के भी मत बोलिएगा कि वोट डालना हमारा मूल अधिकार है। नहीं, मूल अधिकार नहीं है। आपको मूल अधिकार अभी बताए ना, 7 जो मूल अधिकार थे, यानी 7 था मूल अधिकार, जिसमें 7 एक को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को, जिसको 31 में था उसको के 300 का में रख दिया गया है, उनसे 300 का में रख दिया गया है। बाकी 6 मूल अधिकार जो है आपको बताया गया, इस तरह से मूल अधिकार यहाँ पर आप लगा सकते हैं, आपका ये अधिकार है, बताया गया अभी। तो वही बोला है कि मूल अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार है, वो मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, अब देखिए, मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति जो है निलंबित करते हैं। ठीक है, मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। तो मूल अधिकार का रक्षक 80/32 बराबर हाई कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के 32 के बारे में बताया, अधिकार मूल अधिकार का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 में। अभी आपको बताया सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। संवैधानिक उपचार में बोला गया आपको ना, 5 प्रकार का रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के लिए 226। अभी आपको बताया गया कि हाई कोर्ट भी अपना रिट याचिका जारी करता है, 5 प्रकार की रिट याचिका जारी कर सकता है। वो किसके तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पेंट करते हैं और स्मरणीय है तो हम लोग उसको क्वेश्चन के रूप में आप लोग जब क्वेश्चन लेकर आएँगे तो आपको वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट्स हर एक दोस्तों को, अपने भाई-बहन को मिल सके। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।